एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ परवेज परमार। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में आपसी गुटबाजी खुलकर सामने आने लगी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की सरथना विधानसभा को माना जा रहा है। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से पूर्व सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने अपनी ही पार्टी के पूर्व विधायक पर आरोप लगाए और नाम लेकर आरोप लगाए गए। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि उनकी भूमिका को किस तरह से देखते हैं तो उन्होंने उनको जो सरकारी सुरक्षा मिली है उस पर भी सवाल खड़े कर दिए, जिसके बाद आग बबूला संगीत सोम ने भी अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राष्ट्रीय लोकदल पर और खुद संजीव बालियान पर उनकी हार का ठीकरा फोड़ दिया कि अगर मुजफ्फरनगर संसदीय सीट पर हार हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं संजीव बालियान है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल के आने से भारतीय जनता पार्टी को कोई लाभ नहीं हुआ। तो क्या पूरा मामला है, किस तरह से राजनीतिक विश्लेषक लोकेश सलारपुरी जी इस मामले को देखते हैं। सबसे पहले तो लोकेश जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद फिरोज भाई। जिस तरह से चुनावी प्रचार के दौरान देखा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में अंतर्कलह खुलकर सामने आ रही थी, चाहे वो कैराना संसदीय सीट की शामली विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी के बेटे हों या संगीत सोम को लेकर पहले से ही संजीव बालियान और दोनों में जुबानी जंग चली। इसके अलावा कई और संसदीय सीट ऐसी हैं, लेकिन हम चर्चा करेंगे। और सहारनपुर में भी कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं कई नेताओं पर कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया है। पूरे प्रदेश में ये लगभग हर जहाँ सीट आ रहे वहाँ हर जगह से बनकर जी। तो ये जो मुजफ्फरनगर में प्रकरण हुआ है और संजीव बालियान और संगीत सोम जी अब आमने सामने, क्योंकि जैसे आरोप संजीव बालियान ने लगाया, अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संगीत सोम ने उनका जवाब दे दिया और राष्ट्रीय लोकदल को भी कहीं ना कहीं लपेटे में लेके ये कह दिया कि राष्ट्रीय लोकदल हार का कारण है इनकी। तो किस तरह से देखते हैं, आगे क्या भविष्य देखते हैं? देखो, ये एक तरीके का अंतर्कलह है भाजपा की, और भविष्य में जब चुनाव होगा भी, विधानसभा का चुनाव यूपी का आएगा, उसमें सीधी सी बात है कि इसका नुकसान होगा। क्यों होगा कि जैसे जाट और ठाकुर, गुज्जर और ठाकुर पहले सभी देख रहे सिनेरियो के आमने सामने थे, अब जाट और ठाकुर भी आमने सामने आ गए। गुज्जर ठाकुर आमने सामने थे, जाट ठाकुर आमने सामने हो गए। तो इसका नुकसान तो चुनाव में जबरदस्त भाजपा को होना चाहिए। जो फिलहाल सिनेरियो है उसके हिसाब से तो लगता है कि चुनाव में ठीक ठाक नुकसान होगा। लेकिन केवल आपने दो जातियों का जिक्र किया है, जाट ठाकुर और गुर्जर वर्सेस ठाकुर, ये सामने दिखाई दिया ना। जी। तो जिस तरीके से जयंत चौधरी को भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के करीबी माने जाते हैं, जहां से वो विधायक रहे हैं ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र में, मुख्यमंत्री जी ने भी चुनावी जनसभा की, उसके बावजूद भी परिणाम विपरीत रहे। तो क्या यह विधानसभा चुनाव तक चलता रहेगा? देखो, हालांकि योगी जी का पूरा प्रयास रहेगा कि किसी भी तरीके से अगर उन्हें भाजपा को स्थिति मजबूत रखनी, क्योंकि यहाँ से लगभग 40-42 सीट अभी हारी है इन्होंने योगी जी की। उसमें आखिर सबसे बड़ा यही से हुआ है नुकसान, यूपी से 44 सीटें विपक्ष से पास चली गई। तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री के बतौर उनकी साख तो दांव पे है। अब वो क्या हुआ, कैसा हुआ, एक पूरा अलग चैप्टर है, पूरा सिनेरियो हम लोग बार बार से बात करते भी चला है क्यों हुआ है। लेकिन चूंकि अब चुनाव है विधानसभा 2.5 साल बाद यूपी का, और बीजेपी में उठापटक है, लोबी सामने खुल के सामने, ये लोबी मोदी जी की लोबी है, अमित शाह की लोबी है, या योगी जी हैं, या सारा जो बीजेपी का स्ट्रक्चर है उधर आरएसएस में मैं कूद ही पड़ा है लगभग डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो योगी जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि हर हालत में विधानसभा का चुनाव जीतना है। लेकिन ये इस तरह के डेंट जो भी ये संगीत सिंह सोम और संजीव बालियान का डेंट आया है, इसमें एक चीज और भी है, एक वही है शायद गुटबाजी। चूंकि जब मेरे पास जानकारी है जितनी भी सीटों पर चुनाव आ रहे हैं लगभग हर जगह से ये रिपोर्ट गई है कि ये अंदर खाने भीतर घात हुआ है। मैं ऐसा नहीं मानता, इतना बड़ा भीतर घात भी नहीं हुआ। मैं ये मानता हूँ कि शायद ये विरोध मोदी जी की नीतियों का विरोध रहा है, न कि योगी जी। अग्निवीर जैसी योजना, संविधान को बचाने को लेकर विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी पर अटैक करता रहा, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं अब ये जो लोबी, अमित शाह वाले लोबी, शायद ये प्रूव करना चाह रहे हैं वो उनके हारे में जितने, चूंकि यहाँ टिकट का भी एक मामला था। पूरी बात समझ में तब आएगी। पूरी बात ये थी कि 70 सीट पे भाजपा ने यूपी में चुनाव लड़ना था, 10 सीट उन्होंने अपने गठबंधन वालों को देनी थी, ये तय हुआ था। 70 में तय हुआ था, जहां तक मेरी जानकारी अधिकतम कि 35 सीट योगी जी के हिसाब से जाएंगी और 35 सीट केंद्रीय नेतृत्व। योगी जी ने अपने 35 लोगों की लिस्ट इनको दी, उनमें केवल 5 टिकट हुए, 30 टिकट उनके कट गए थे। तो शायद कहीं ना कहीं अब इस हार के बाद में जो अमित शाह लोग भी हो सकता है वो ये प्रूव करना चाहते हो
कि योगी जी ने चुनाव हरवाया, ठाकुर लोभी ने चुनाव हरवाया, कुछ इस तरह की बात सामने आई, थोड़ा छलछल गजवा रही है। लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। मैं क्यों इत्तेफाक नहीं रखता? अगर ठाकुर विरोध में होते तो आप गाजियाबाद, नोएडा, वहां तो ठाकुर ने वोट दिया है ना। ये जरूर है, चूंकि एक विरोध था अग्निवीर जैसी योजनाओं का, बेरोजगारी का, कि इस बार उत्साह नहीं था, लहर नहीं थी, तो इसलिए भी नुकसान। फिर अखिलेश यादव ने जिस तरह टिकट का वितरण किया है, जो पीडीएफ फार्मूला उनका था, उस फार्मूले ने ज्यादा बेनिफिट दिया, न कि इनकी कहीं योगी जी ऊपर इल्जाम लगाना बहुत मैं ठीक नहीं लगता। कुल मिलाकर अखिलेश की सधी हुई रणनीति से नुकसान ज्यादा हुआ है और मोदी सरकार की नीतियों के विरोध के हिसाब से नुकसान ज्यादा हुआ है। हम थोड़ा जो आपसी गुटबाजी है उस पर चर्चा कर रहे हैं। कैराना संसदीय सीट पर भी ऐसा देखने को मिला। हालांकि अभी चुनावी नतीजों के बाद तो पूरा मामला खामोश है, कैराना संसदीय सीट पर सन्नाटा है। तो कैराना संसदीय सीट पर भी क्या भीतरघात हुआ है? देखिए, मैं वो बता रहा हूँ कि जितनी जहां जहां सांसद आ रहे हैं उन सभी ने ये कहा है कि हमारे साथ भीतरघात हुआ। लेकिन अगर कैराना में भीतरघात होता तो किसने भीतरघात किया? कौन? चुनाव कौन लड़े? जो वर्तमान विधायक है उन्होंने किया या किसी खास कम्युनिटी ने किया? मैं वही बताना चाह रहा था कि खास कम्युनिटी में विरोध था, लेकिन वो विरोध इस लेवल पे नहीं था कि बिल्कुल हराना है, उन्होंने वोट नहीं दिया, दूसरों की जाकर वोट दे दिया। उन्होंने वोट नहीं दिया, अलग बात है। आमतौर पर होता है जब सरकार की नीतियों के खिलाफ कोई पार्टी या कोई जाति या कोई कम्युनिटी होती है तो क्या करेगी वो। और लेकिन अब वो उस पार्टी से जुड़ी हुई भी गहराई से है। सपोज मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, सपोज करो ठाकुर परंपरागत वोट है बीजेपी का, अब वो कहीं आहत होंगे, उन्होंने क्या किया? वोट डालने नहीं गए, वोट परसेंटेज कम कर दिया, यही तो किया उन्होंने। वोट विरोध में तो कहीं नहीं डाला ना ठाकुरों ने। तो इसे भीतरघात कहेंगे या केंद्रीय नीतियों का विरोध कहेंगे, ये थोड़ा सा एक लाइन है, वो आप समझोगे तो पूरी गुटबाजी खेल सामने आ जाएगा। लेकिन मैं फिर आपको संजीव बालियान और संगीत सोम पर लेकर जाऊंगा। संजीव बालियान आरोप लगा रहे हैं कि संगीत सोम की वजह से चुनाव हारे। उसके बाद संगीत सोम जी कहते हैं कि चरथावल में तो मैं नहीं गया, वो तो उनका गढ़ है, बुढ़ाना उनका गढ़ है, उसमें वो हार के आए हैं। मुजफ्फरनगर सदर सीट पर वो कह रहे हैं कि 30,000 की लीड होती है, अब 2-4 पर सिमट गई। बिल्कुल, संगीत सोम ने बड़े सदैव जवाब दिए हैं, जो मतलब जवाब दिए, मैं उसी आधार पर इस बात को मैं भी कह रहा हूँ कि वास्तव में इतना गुटबाजी कैसे, किस मुंह पे कह सकते हैं आप? गुटबाजी बहुत के उन्हें सीधे सीधे हरा दिया। जब पार्टी के प्रदेश के मुख्यमंत्री आके मंच साझा करते हैं, उनके सामने एक दूसरे से एक मंच साझा करते हैं, उसके बाद तो ये संभावना कम हो जाती है भीतरघात की। बिल्कुल, और उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन जब आए हैं तो बिल्कुल इसीलिए आए। और अब जैसा ये इसमें जब उनकी कल में प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था संगीत सोम की, उन्होंने सरदना सीट का भी जिक्र किया, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हम सरदना जीत कर गए हैं। उन्होंने कहा वहां वोट मिला है, वोट तो हर जगह मिला है, वोट तो नौनता बेल्ट में मिला है, प्रदीप चौधरी को, ठाकुर को वोट मिला है, भले कम मिला हो, जाटों को वोट मिला है, भले कम मिला, तो हर सीट पर हुआ है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि एक खास कम्युनिटी उन्होंने ज्यादा मतलब एक तरीके से वो नाराज थे, आहत थे सरकार की नीतियों से, उन्होंने वोट कम किया है। और खाली ठाकुरों का नहीं, और भी बहुत सारे छोटे, जैसे कश्यप, आप कैराना लोकसभा में देख लो, कश्यप समाज में बीजेपी के विरोध में वोट देगा या फिर नहीं दिया उन्होंने, दो ही तो काम है, या तो विरोध में चले गए या वोट ही नहीं दिया किसी को। वोट ना देना भी एक तरह से विरोध ही है ना। अंतिम सवाल मेरा आपसे, अब ये जो भले ही ना गुटबाजी ना भीतरघात हुआ हो, लेकिन कहीं ना कहीं नेताओं में आपसी तनातनी तो हो गई है, चाहे वो संजीव बालियान और संजीव सोम में हो। इसके अलावा अलग अलग लोकसभा सीटों पर, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि अभी तक सार्वजनिक रूप से नहीं आई, लेकिन आप भी जानते हैं कि कई ऐसी संसदीय सीट हैं जहां पर इस तरह का माहौल है। तो विधानसभा चुनाव जब आएंगे तो इनका भी नंबर आएगा चुनाव लड़ने का? बिल्कुल आएगा। तो उसमें क्या देखते हैं? नुकसान होगा, बीजेपी को नुकसान होगा, सीधे सीधे नुकसान होगा। मुझे लगता है इस बार अखिलेश यादव बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और शायद सरकार निकाल देंगे, जो आज का सिनेरियो है। ये विरोध दब गया या अभी तो बहुत बदलेगा, हम भी आपसे बात करते हैं। देखना ये है कि सरकार किस लेवल पे चलाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आज की तारीख में यूपी में भाजपा में अगर कोई सबसे ज्यादा कद्दावर लीडर है, सबसे ज्यादा पॉपुलर है, तो योगी जी, इसमें कोई शक नहीं है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं, यूपी में नहीं है, योगी के मुकाबले यूपी की बात में कर रहा हूं। अब हम यूपी पे बात कर रहे हैं फिलहाल। यूपी में नरेंद्र मोदी, अमित शाह कहीं भी नहीं है। अगर होते तो नरेंद्र मोदी कुल 1.25 लाख वोट से ना जीतते। उनका 116वां नंबर है जीतने के गैप में। अपनी पार्टी में उनसे आगे बहुत लोग हैं जो उनसे ज्यादा वोट से जीते हैं, जबकि पीएम है, दुनिया के सबसे सर्वशक्तिमान लीडर उनको बताया भी जाता है, और उसी बनारस से चुनाव भी लड़ रहे थे। तो मेरा मानना यह है कि फिलहाल यूपी में भाजपा में योगी से पॉपुलर कोई लीडर नहीं। तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कल सभा में, रायबरेली में, वो धन्यवाद सभा करने के कि अगर मेरी बहन वहां से चुनाव लड़ लेती तो मोदी जी चुनाव हार जाते 2-3 लाख।
संभव था, लेकिन शायद उन्होंने किसी रणनीति के तहत, ताकि चुनाव का एक जगह फोकस ना हो, शायद वो चीज से बचे हैं। वो अमेठी में इसी चीज से बचे थे और ये उनकी सजीव रणनीति थी। एक फैक्टर और मैं आपको बताऊं, अभी CSDS का एक सर्वे आया है, उसमें एक बड़ी चौंकाने वाली चीज आई है यूपी को लेकर कि यूपी में नरेंद्र मोदी के बतौर पीएम और राहुल गांधी बतौर पीएम में दोनों की लोकप्रियता में 15-16% का अंतर आया। राहुल गांधी बहुत आगे। तो ऐसा नहीं है, इसका मतलब है कि यूपी में कहीं ना कहीं मोदी की नीतियों को लेकर सरकार जनता के अंदर नाराजगी है। योगी के लिए लेके कितनी नाराजगी है, कितनी नहीं है, अब आपको विधानसभा चुनाव में स्पष्ट होगा। लेकिन ये सच है कि यूपी में भाजपा का सबसे बड़ा लीडर, सबसे बड़ा चेहरा, सबसे पॉपुलर लीडर अगर कोई है तो वो योगी जी। तो लोकेश सलारपुर जी को आपने सुना। आगे भी तमाम अपडेट हम आपको देंगे, तब तक के लिए बने रहिए LKB न्यूज के साथ।